आज मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर को। देखिए, सबसे पहली बात, कोलिजन थ्योरी चीज क्या होती है यह बात समझिएगा कि कोलिजन थ्योरी जो है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टडी करने के लिए उसका जो मैकेनिज्म है, कैसे रिएक्शन होती होगी, कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते होंगे, क्या उनकी मिनिमम कंडीशन होगी, इस बात को समझाने के लिए पहली जो थ्योरी दी गई थी दैट इज कॉल्ड एज द कोलिजन थ्योरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की थ्योरी कब और किसने दी थी, तो इस बात को बताऊं तो 1916 के अंदर। ऐसा नहीं है एक ही टाइम में एक साइंटिस्ट ने बात बताई थी, अलग अलग साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, तो माना यूं जाता है कि 2 साल का टाइम पीरियड था जिसमें इसको पूरे थ्योरीज को, क्योंकि रिसर्च पेपर में बार बार ये बातें आई थी, उन्होंने अपनी अपनी जो फाइंडिंग थी उसको पेश किया, उसके बाद इसको एक थ्योरी में कन्वर्ट किया गया। 2 साल इस चीज को लगे थे। तो 1916 से लेके 1918 के बीच का जो टाइम पीरियड था उस दौरान इस थ्योरी को दिया गया था। और ये काम किसने किया था? ये मैक्स स्ट्रोट्स और विलियम लेविस ने क्या किया, इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट बात है ये किस पे बेस्ड थी? ये थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। आपको याद हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, तो मैं आपको कुछ और भी बात बताऊं कि काइनेटिक थ्योरीज में यह बात बोली गई थी कि गैस के कोई भी पार्टिकल रेस्ट पर कभी भी नहीं होते। गैस के पार्टिकल ऑलवेज मोशन में होते हैं, ऑलवेज मोशन में होते हैं, और उनकी मोशन को सीज नहीं किया जा सकता। और अपनी मोशन के दौरान वो पार्टिकल जब मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, और उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। उस दौरान किसी तरह की कोई अमाउंट ऑफ हीट जो है, अमाउंट ऑफ एनर्जी और मोमेंटम लॉस नहीं होता। इसी बात को यहां यूज करते हुए हमने क्या किया, यहां जो थ्योरी दी गई है वो कोलिजन थ्योरी। इंपॉर्टेंट बात ये किस पे बेस्ड है? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है। ओके, इस थ्योरी में क्या अजम्पशन मानी गई थी? ध्यान से सुनिएगा, ये 2 बातें आपको पहले बतानी जरूरी हो जाती है। पोस्टुलेट्स क्या दिए, क्या बातें बोली, वो तो है बाद की बात। पहले इन्होंने मानना क्या? मानना इन्होंने ये था कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट करने वाले होते हैं उनको आप हार्ड स्फीयर एज्यूम कीजिए। क्या चीज एज्यूम करनी है आपने? आप उनको हार्ड स्फीयर एज्यूम कीजिए। यस, हार्ड स्फीयर एज्यूम करने का मतलब आप यूं समझिए कि जो भी मॉलिक्यूल अगर टकराते होंगे तो ड्यूरिंग देयर कोलिजन वो पोलराइज नहीं होते, सॉफ्ट मॉलिक्यूल की तरह पोलराइज नहीं होते, वो हार्ड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। इट मींस उनकी शेप चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहली बात आपको यह बात कंसीडर, इन्होंने कोलिजन थ्योरी में यही आपको पहली एजम्पशन दी कि आप जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनको कैसे एज्यूम कीजिए, उनको हार्ड स्फीयर एज्यूम कीजिए। और जो सेकंड बात है, उन्होंने कहा कि जब रिएक्शन होती है तो आप ये समझिए कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब साफ है कि जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अपनी मोशन के दौरान कोलाइड करते हैं उसी वक्त रिएक्शन होती है। मतलब रिएक्शन होने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है मॉलिक्यूल का कोलाइड करना। तो इन्होंने 2 मेन बातें इसके अंदर एज्यूम की। पहली कि गैस के मॉलिक्यूल को आप हार्ड स्फीयर कंसीडर करोगे, और दूसरी बात इन्होंने क्या मानी कि गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ तभी प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी रिएक्ट करेंगे जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप पहले से नोट कर लीजिए। और उसके बाद इस थ्योरी में क्या बातें कही गई, क्या पोस्टुलेट्स दिए गए, अब इनके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करता हूं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको कही कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें वर्ड लिखा हुआ है ओनली। इंपॉर्टेंट बात इस पे फोकस हुई है कि प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकते हैं अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हो। तो कोलिजन थ्योरी में यही बात मानी गई कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जब भी अपनी मोशन के दौरान एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन इस बात से ये कभी भी मत समझ लीजिएगा कि हर एक कोलिजन प्रोडक्ट बनाता होगा। बात को समझिए, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल रिएक्ट तब करेंगे जब कोलाइड करेंगे, तो पर ये तो कोई मतलब नहीं हो गया ना कि कोलाइड करके तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। ये तो नहीं कहा ना कि हर एक कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा। ये बात कहीं भी नहीं बोली गई। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि प्रोडक्ट ये तो सही है कि तब बनेंगे जब कोलिजन होगा, तो कोलिजन तो जरूरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कोलाइड कर गया तो प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा।
ये बात देखिए, उन्होंने साफ कहा हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इसका मतलब यूं नहीं है कि हर एक कोलाइड करने वाली स्पीसीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगी। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। ये बात तो जरूरी है कि कोलिजन बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पर यह बात भी सही है कि हर कोलिजन प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा, क्योंकि जितने भी कोलिजन होंगे वो सारे के सारे ऐसे नहीं हो सकते जो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसका मतलब कोलिजन होना इतना मायना नहीं रखता जितना कि इफेक्टिव कोलिजन होना मायना रखता है। अब किसी भी कोलिजन के लिए इफेक्टिव होने की कोई तो कंडीशन होगी ना, कोई तो बात होगी कि आप ये कहो कि ये वाला कोलिजन इफेक्टिव है भाई, ये वाला प्रोडक्ट बना सकता है, तो ऐसे उसके पास क्या बात है, उसके पास कम से कम दो बातें, उस कोलिजन को दो बातें पूरी करनी पड़ेगी। क्या कोलाइड करने वाले के पास सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और कोलाइड करने वालों की डायरेक्शन प्रॉपर, मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इसका मतलब उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कोलिजन इफेक्टिव सिर्फ तब भी हो सकता है अगर वो दो मिनिमम बैरियर को क्रॉस करता हो। एक बैरियर एनर्जी का था और दूसरा बैरियर ओरिएंटेशन का है, मतलब डायरेक्शन का है। तो उन्होंने साफ यही बात बोली कि कोलिजन वही इफेक्टिव होगा अगर उसके पास एनर्जी सफिशिएंट होगी। अब सफिशिएंट एनर्जी का क्या क्राइटेरिया है कि उसके पास जितनी उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर वो एक्टिवेट हो चुका है तो ही प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। और इस एनर्जी को मैं बार बार बता चुका हूं कि क्या बोला जाता है, दैट इज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसका मतलब हर एक कोलिजन करने वाला रिएक्टिंग स्पीसीज अगर उसकी एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी है तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब मान लीजिए आपके सामने स्टेज ऐसी है कि एक कोलिजन ऐसा है जिसके पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है, लेकिन वो टकराता सही से नहीं है, मतलब कोलिजन उसका हेड ऑन हेड इलास्टिक नहीं होता, सिर्फ साइड से टकरा जाता है, तो क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा? कहता है नहीं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। दो कंडीशन कौन सी? प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकते। तो इस थ्योरी को ध्यान से देखिए, इन पोस्टुलेट को ध्यान से देखिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रोडक्ट तभी बन सकते हैं अगर कोलिजन होगा, लेकिन हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता। और किसी भी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए जरूरी दो बातें हैं कि उसके पास एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, और दूसरा कोलाइड करने वाले जो मॉलिक्यूल है उनकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो ये क्या कहा गया, ये इसके पोस्टुलेट्स में बोला गया, जिसको हम आगे और डिटेल से पढ़ पा रहे हैं। देखिएगा, यहां एक एग्जांपल आपको लिया H2 मॉलिक्यूल का और I2 मॉलिक्यूल का। ये दोनों एक दूसरे के सामने कोलाइड करने के लिए आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये H2 मॉलिक्यूल और I2 मॉलिक्यूल एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या, HI के सामने आया, ये दूसरा HI के सामने आया। मान लीजिए ये H2 और ये I2 ऐसे आ जाते, सपोज करिए ऐसे, तो ये आ जाते, लेकिन ये तो आपस में रिएक्ट ना कर पाते ना। इसका मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर कोलिजन करने वाले क्या हो, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो तो ही बनेगा, ये बात तो बोली गई। और दूसरी बात, उनके पास एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जब तक ये कोलाइड करने वाले मान लीजिए बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो का मतलब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जो एनर्जी इनको चाहिए, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और या ये मान लीजिए इस ओरिएंटेशन से ना आते, जो प्रॉपर डायरेक्शन मानी जा रही है, तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये दो बातें जरूरी है, प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तब भी क्या होगा, देखिए एक HI ये प्रोडक्ट बना गया, दूसरा HI ये प्रोडक्ट बना गया, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर ये बात बोली कि देखिए इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट बना सकता है, और कोलिजन का इफेक्टिव होना एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो हर एक कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, लेकिन वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा जो इफेक्टिव होगा। तो यहां अब हम बात मैथमेटिकल डेरिवेशन की कर रहे थे, तो इस बात को अब यहां से मैंने आपको तभी ये बात बोली कि आप एक बार नोटबुक पेन ले लीजिए, मेरे कहने पे आप एक बार इसको ड्राइव करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगा बाद में, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, ये बात साफ साफ कही कि कुछ ही फ्रैक्शन, एक छोटा सा फ्रैक्शन ही, मान लो कोलाइड तो 1000 मॉलिक्यूल कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 30 ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका कोलिजन इफेक्टिव है, तो प्रोडक्ट तो 30 ही बनाएंगे। ये बात समझिए, इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि एक बहुत सा छोटा सा फ्रैक्शन ही, कोलाइडिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का एक छोटा सा फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट बनाएगा।
तो उस फ्रैक्शन को किस बात वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए। यहां हमने माना है कि Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर आपने एक फिक्स वॉल्यूम सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए इसमें आपने गैस फिलअप कर रखी है, इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना कोलिजन हुआ, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम है, इसमें कोलिजन कितनी बार हुआ। तो कोलाइडिंग स्पीसीज की बात नहीं करी, कोलिजन की बात कर रहा हूं कि कितना कोलिजन इसमें हुआ एक सेकंड में। सो दैट इज कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मान ली, जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और यह भी मान लिया कि जितने कोलाइड कर रहे हैं उनमें से कितना ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी प्रॉपर है। मतलब एनर्जी प्रॉपर निकालने का क्या तरीका है, इसको आप क्या बोल रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का आपके पास क्या तरीका है। डेल्टा एन मान लीजिए वो है, डेल्टा एन वो है जिनकी एनर्जी सुटेबल है, एन टोटल है, तो ये फ्रैक्शन हो गया ना। वो ऊपर वो है जिनके पास सुटेबल एनर्जी है, नीचे वो है जो टोटल है, इसका मतलब दैट इज द फ्रैक्शन। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ऑलवेज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग e की पावर माइनस सी अपॉन आर टी। ये वाला फ्रैक्शन क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल के अंदर माइनस सी अपॉन आर टी, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां ध्यान से समझिए, ये वाला फैक्टर इज कॉल्ड एज द बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो देखिए मैंने जैसे भी आपको कहा, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैंने एक ग्राफ में ऐसे समझाया था कि बहुत ही लो फ्रैक्शन वाला, बहुत ही हाई एनर्जी वाले ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब प्रॉपर मान लीजिए मैं कहूं ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इस एनर्जी से जो ज्यादा वाले हैं वही तो क्या करेंगे, वही तो इफेक्टिव होंगे ना, बाकी तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। तो इस बात को समझो, तो टोटल जितने भी होते हैं, टोटल मान लीजिए एन मॉलिक्यूल आपके पास है, और कोई ये कहे कि बताइए ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने परसेंट है जो ऑलवेज प्रोडक्ट बना देंगे, कोई तो 2%, 3%, 5%, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी के ऊपर कि कितनी एनर्जी को क्रॉस करना है भाई आपने, किस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करवा रहे हो। मान लो इस एनर्जी से ज्यादा वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो इससे ज्यादा वाले में फ्रैक्शन कितना होगा, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये आप फ्रैक्शन किससे कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। सो दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये देखिए, तो अभी इन्होंने क्या, तो रेट किस बात पे डिपेंड करेगा, रेट एक तो देखो कोलिजन कितने होंगे और उन कोलिजन में से इफेक्टिव होने के लिए किसके पास एनर्जी कितनी है। स्टार्टिंग में मैं पहले बता दूं, ओरिएंटेशन फैक्टर को कैलकुलेट नहीं किया गया था, ओरिएंटेशन वाली बात को नहीं उठाया गया था। अभी मैं सिर्फ इनमें दो ही बातें, देखो कितना कोलिजन हुआ और कितना कोलिजन प्रॉपर एनर्जी का है। इसका मतलब इसमें तो दो ही बातें ली गई है ना अभी, तो अभी स्टार्टिंग में दो ही बातें कंसिडर की जा रही है, कितना कोलिजन हुआ जिसको हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी से निकाल लिया, और उस कोलिजन में से कितना ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर चुकी है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और वो फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया। तो यहां हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, बोल्ट्जमैन फैक्टर e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो z इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई। आप इस एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन कंसीडर कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, अभी केस ऐसा भी हो सकता, अभी यहां से हमने क्या बदला कि आपने तो ये कह दिया दैट इज द बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब बाइमोलिकुलर रिएक्शन तो ये भी पॉसिबल है कि जो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो दोनों एक जैसे हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे ए टाइप का है तो ए से कोलाइड कर रहा है, या वहां ये भी हो सकता है दो अलग अलग चीजें हैं, ए और बी है, वो आपस में कोलाइड कर रहे हो। तो आपके पास अभी बाइमोलिकुलर के केस ही दो हो गए। केस दो क्या हो गए, एक तो केस हो गया कि जो बाइमोलिकुलर कोलिजन है वो किनके बीच में है, वो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में है। ये आप रिएक्शन देखिए, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान रखी है मैंने कि दो ए मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप पहले इसके केस में याद कीजिए, अब कोई भी दो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है कोलिजन के दौरान, दैट इज कॉल्ड एज दैट याद हो तो आपको थोड़ा बहुत भी, दैट इज कोलिजन डायमीटर, जो आपने गैसीय स्टेट के अंदर पढ़ा था। तो दो कोलाइडिंग स्पीसीज का सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द कोलिजन डायामीटर। तो हमने सिग्मा यहां किससे, सिग्मा ए का कोलिजन डायमीटर क्या है, दैट इज द सिग्मा। तो सिग्मा इज द कोलिजन डायमीटर हियर, और एन ए इज द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल की कितने पर यूनिट मॉलिक्यूल है कितने। तो आपको अगर याद हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होती थी, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जेड चाहिए।
तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज 1/√2। आपको याद हो कि कोलिजन के वक्त अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो गैसेस स्टेट के अंदर ये 1/√2 क्यों आया था कि कोलाइडिंग स्पीसीज में 45 डिग्री के ऊपर जो कोलिजन होता है वो बेस्ट होता है, इसलिए 1/2 वैल्यू आई थी। और यहां पाई आर स्केयर इज द एरिया, v इज द वेलोसिटी। आपको याद होगी ये वेलोसिटी नहीं था, वेलोसिटी इन पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस था, वेलोसिटी इनटू टाइम पर सेकंड। तो इसका मतलब दैट इज द, ये तो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई किया था तो वॉल्यूम बना था। अब मैं इसके बैक में नहीं जाना चाहता, ओवरऑल ये क्या है, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां पर पाई वी सिग्मा स्केयर इज द वॉल्यूम शेप्ड बाय द मॉलिक्यूल। v यहां वेलोसिटी सोचोगे कैसे, वेलोसिटी कैसे वॉल्यूम हो सकता है, पाई आर स्केयर तो एरिया हो सकता है ना, ये तो हुआ एरिया, यस। और यहां पर जो v है v इंटू टी, ये तो डिस्टेंस हो गया ना, अगर t 1 हो तो v इंटू टी इज इक्वल टू v, तो v क्या हुआ, ये देखिए v इंटू टी इज द डिस्टेंस, तो पाई आर स्केयर इज द एरिया एंड v इंटू टी, जो कि t यहां 1 है, वो क्या हुआ डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस इज द वॉल्यूम। तो ये पाई वी सिग्मा स्केयर ये सारा क्या है, दैट इज द वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है, और Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से आप निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का केस था। अब भी आपको क्योंकि इसकी डिटेल नहीं बतानी, तो आप क्या कर लीजिए, एक बार इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए। ओके, तो मैं इसको आसान करने के चक्कर में आपको क्या कर रहा था, बता रहा था कि ये 1/2 क्या है और ये क्या है। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू थी और ये वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास अगर याद हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में दे रखा है 8 kT/πm। तीन तरह की वेलोसिटी हुआ करती थी अगर ध्यान हो तो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें से ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने कहा था याद हो तो, रूट के अंदर 8RT/πm, और यहां पर R ले रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए ले रखा है, और K अगर दिया हो तो एक मोलिक्यूल के लिए हो गया। तो यहां आपको एक मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कोलिजन की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो K इज हियर इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T आपको एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, Ma यहां मास ऑफ उस A मोलिक्यूल का है। तो ये आपके पास वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी वाली वैल्यू को आप पीछे वाले में जो अभी आपके पास था 1/√2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, उसमें वेलोसिटी की जगह पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे आपके पास क्या चीज आ गई, देखिए बाकी सेम 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी की जगह क्या आ गया, दिस। तो वेलोसिटी, अब आप क्या कीजिए, इस सारे को सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने 8 क्या चीज है, देखिए 8 इज द 2√2, √2 से √2 कैंसिल, तो 2 आपके पास क्या चीज आ गई, 8 को क्या, √8 को क्या लिख सकते हो, √8 इज द 2√2 हो गया ना। तो देखिए √2 से तो √2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास 2 वैल्यू बचेगी। ओके, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन चुकी है, दैट इज ये रही 2 सिग्मा स्क्वायर Na स्क्वायर रूट के अंदर पाई kT/ma। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दीजिए अवोगाड्रो नंबर से, यस। और मोलर मास और एक मॉलिक्यूल के मास में ये रिलेशन है, तो अगर इन दोनों को पुट करूं तो मेरे पास एक इसमें R की टर्म में आ चुकी है। इसका भी n इसका n तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है R की टर्म में। तो मैंने क्या कर लिया, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके सारा काम कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो ये मेरे पास क्या चीज आ गई, Z की वैल्यू आ चुकी है। अब याद कीजिए स्टार्टिंग में क्या था तो Z इंटू एफ ही, एफ की वैल्यू मेरे पास है, Z ही तो चाहिए थी, Z ही कैलकुलेट कर रहा हूं इतनी देर से, तो Z की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब Z की वैल्यू कैलकुलेट करते ही देखिए मैंने क्या कर दिया, उस एक्सप्रेशन में दोबारा से पुट कर दिया, दैट इज Z एंड दैट इज बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो Z और F की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये Z आ गया और ये आपके पास आ गया F। अब ध्यान से देखिए, एक कोलिजन में दो सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब ए मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल कितने कवर हो गए, डबल हो गए कि नहीं हो गए। आपने तो कोलिजन माना था, हर कोलिजन में 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब मैं क्या करूं कि जितने कोलिजन, अब तक आपने कोलिजन के अकॉर्डिंग बात कर रहे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो हर एक में 2-2 है, इसका मतलब डबल हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, 2 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए
2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया मेरे पास 4। तो ये सारी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन गई, रेट के टर्म, रेट किसकी टर्म में आ गया, कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कोलिजन हो रहा है पर सेकंड, इसकी टर्म में आ गया। लेकिन नॉर्मली हम तो कंसंट्रेशन की टर्म में कैलकुलेट करते हैं ना। जब आप इसको कंसंट्रेशन की टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी ये। ओके, ये किसकी टर्म में आ गई, अब ए की। एक ए इज द कंसंट्रेशन, जो ए मॉलिक्यूल है ना, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल पर लीटर की टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। यस, अब मैं बात करता हूं, देखिए अभी इसी को कंपेयर कीजिए, किससे कंपेयर कीजिए, जो नॉर्मल हम बात करते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल ऐसे अगर आपस में रिएक्ट करें तो मैं क्या कहूंगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों की ए इंटू ए। जब ए दोनों सेम हो गया तो ए की स्केयर होगी कि नहीं होगी, यस हो गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं नॉर्मल रेट एक्सप्रेशन अगर अप्लाई करता तो क्या आता, यही आता ना, और यही आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी ए स्केयर था और उसमें भी था। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो के की वैल्यू क्या होगी, जो पीछे वाली एक्सप्रेशन में सारा कुछ बचा वो के ही तो इक्वल आ गया ना। तो ये देखिए, तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, पहले वाली एक्सप्रेशन में जो ए स्केयर है वो हटा दीजिए, बाकी सारा जो आपके पास आया ये क्या चीज है, दैट इज द रेट कांस्टेंट। तो ये क्या कंपैरिजन है विद द रेट एक्सप्रेशन, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप कोलिजन थ्योरी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये वैल्यू है। और अब मैं बात करता हूं, इसको कंपेयर कीजिए किससे, एरेनियस इक्वेशन से। एरेनियस इक्वेशन अगर आपको याद हो, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर ये याद है, तो ये वाला तो सारा बोल्ट्जमैन फैक्ट्री है भाई। तो इसका मतलब बाकी सारी चीज बची है, जो जेड था वो सारा क्या था, बाकी सारी चीज बची है वो ए के इक्वल है भाई। यहां पे क्या है, ए के इक्वल है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो ये सारा क्या है, ये आपके पास ए के इक्वल है, क्योंकि ये वाला तो बोल्ट्जमैन फैक्टर है, इसको छोड़ दीजिए पीछे वाली एक्सप्रेशन में, बाकी जो कुछ भी बचता है वो सारा क्या है, वो ए है। ये बात समझिएगा, यस ओके। फर्क कितना सा है, यहां ए स्केयर था, सॉरी इसमें ए स्केयर हो आएगा भाई, ध्यान रखिए, वो ए स्केयर और आएगा यहां पे, जो कंसंट्रेशन वाली टर्म थी वो हो आएगा। ओके ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, देखिए ये वाला केस क्या था, जो दोनों मॉलिक्यूल सेम थे। और अब मैं बात कर रहा हूं दोनों डिसिमिलर मॉलिक्यूल मेरे पास है, मतलब एक ए है और एक बी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए पहले मैंने सिग्मा ए लिया, अब सिग्मा ए बी हो गया। तो एक ए मान लीजिए ये, और ये बी मॉलिक्यूल है, तो इनका कोलिजन डायमीटर को क्या कहूं, सिग्मा ए बी कह दिया ना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदल दी। तो ये क्या आ गया, सिग्मा ए बी का स्केयर। पहले तो मैंने एन ए का स्केयर ले रखा था, एन ए स्केयर क्यों, क्योंकि एन ए इंटू एन ए, इसलिए वो चीज क्या बन गई थी, एन ए स्केयर बन गया था। लेकिन अब क्या है, एन ए इंटू एन बी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए अलग है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी अलग है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख दिया कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये करूं तो इस सारे को मैं क्या कर दूं, अब सारे को सोल्व कर दूं। फिर मैंने वही क्या किया, लेकिन अब मास क्या पुट करूं, नीचे उसमें मास था। जब आप एवरेज वेलोसिटी के अंदर नीचे मास पुट करोगे 8 पाई के टी अपॉन 8 के टी अपॉन पाई एम जो था, एम की जगह क्या पुट करोगे, एम इज द रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास कैसे कैलकुलेट करोगे, रिड्यूस मास कैलकुलेट करोगे दोनों चीजों के मास का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों के मास का सम, तो दैट इज कॉल्ड एज द रिड्यूस मास। तो यहां पर रिड्यूस मास पुट करना है आपने, क्योंकि ए और बी दो अलग अलग चीज है, इसलिए इनका मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो रिड्यूस मास आपको लेना पड़ेगा। सो हियर इज म्यू, यस। तो म्यू क्या चीज है, यहां पर रिड्यूस मास है। और नॉर्मल किसी भी रिएक्शन को चाहे तो एक ही टर्म में एक्सप्रेस करते तो क्या होता, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बी भी रिएक्टेंट है तो बी की टर्म में क्या लिखता, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही तो रेट हुआ ना, और ये किसके इक्वल है, जेड इंटू एफ। तो ये तो क्या हुआ मेरे पास जेड की वैल्यू, और ये क्या हुई मेरे पास एफ की वैल्यू, सेम पीछे जैसे किया वैसे ही। और अब आप इसे क्या कर दीजिए, कोलिजन की बजाय किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कोलिजन की बजाय आप निकाल लीजिए कंसंट्रेशन की टर्म में। तो जैसे ही आप इसको कंसंट्रेशन की टर्म में करोगे तो ये ए और बी की टर्म में आ जाएगा। अब नॉर्मल ए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही तो कैलकुलेट करते हैं ना। कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल पर। अब देखो नंबर ऑफ मोल जो आपके पास मॉलिक्यूल है, एन इज नॉट ए नंबर ऑफ मोल,
तो एन ए को जब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल आ गया ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर। मतलब ये आपके पास क्या 10⁻³ फैक्टर है। तो ऐसे आप क्या कर लीजिए, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप कंसंट्रेशन की टर्म में NaNB वाली जो जगह है उसकी जगह आप कंसंट्रेशन की टर्म में पुट कर सकते हैं ए को और बी को। और ए को और बी को जब कंसंट्रेशन की टर्म में पुट कर दोगे तो आपके पास ये वाली जो टर्म है, ध्यान से देखिए, अब NaNB नहीं रहा, इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह आ गया ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और साथ में N/N इज द एवोगाड्रो नंबर एयर एंड 10⁻³ 1 लीटर के लिए, 1 लीटर मतलब 1000 ml के लिए ये 10⁻³ है, याद रखिएगा। तो ये ए बी की टर्म में आ गया, ध्यान से देखिए। तो ये आपके पास क्या चीज है, ये मोल पर लीटर की टर्म में आपके पास आ चुका है। और रिड्यूस मास की जगह मैंने जैसे आपको कहा कि नीचे आप दोनों का प्रोडक्ट मास का अपॉन में दोनों का सम जो है वो डिवाइड करोगे तो सम ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपके पास चीज आ गई। अब इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, रेट एक्सप्रेशन से। रेट एक्सप्रेशन क्या कहेगा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। ये देखिए, तो ए की, अब ए बी तो इसमें भी है, ए और बी तो इसमें है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट के। तो वो के किसके इक्वल हुआ, ये सारा देखो सिग्मा स्क्वायर n अपॉन 10⁻³ ये सारा और ये सारा, ये क्या है, ये सारा क्या है भैया, ये के इक्वल है। यही बात हमने पीछे कैलकुलेट की जो सिमिलर मॉलिक्यूल था, और अब हमने बात किसके लिए की है, ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। तो देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए रेट एक्सप्रेशन के साथ, वो a इंटू बी के बराबर आएगा। तो a और b वहां से हटा दीजिए, जो एक्सप्रेशन आपके पास थी, तो k किसके इक्वल आया, इस सारी वैल्यू के इक्वल आ चुका है। अब आप इसे रेट, अब इसे आप एरिनियस इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, जो किसके इक्वल है, a e की पावर माइनस, तो इसमें k इज द रेट कांस्टेंट इज दिस। तो रेट कांस्टेंट तो आपके पास यही है, इसमें ये वाली टर्म अगर हटा दूं, ये वाली टर्म अगर हटा दूं, तो ये इतना हिस्सा जो बचा ये क्या है, रेट कांस्टेंट में इतना हिस्सा बचा ये क्या है, ये a है, देख सकते हो ये हिस्सा बचा ये क्या है, दैट इज द रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये क्या है, कंपैरिजन विद द एरिनियस इक्वेशन। देखिए अगर आपसे ये बात पूछे ना कि ड्राइव द एरिनियस इक्वेशन, तो आप इसमें इसको क्या कीजिएगा, देखो अगर मैं बैक चलता हूं 1 मिनट, अगर मान लो आपको यूं क्वेश्चन दे दे कि ड्राइव द एरिनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, मान लो आपको कोलिजन थ्योरी से एरिनियस इक्वेशन ड्राइव करने के लिए दे दे, तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले ये वाली फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लियो। यस, इसको बराबर पुट कर देना किसके, वही के ए इंटू बी के, क्योंकि रेट उसके भी तो बराबर है। यस, अब यहां से ए की कंसंट्रेशन से ए की कंसंट्रेशन कैंसिल, बी से बी कैंसिल। अब के की वैल्यू आपके पास सारी ये आ गई, के की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई। देखो फिर आप क्या करना, इस के की वैल्यू को, ध्यान से देखिए मेरी बात, फिर आप क्या करना, इस के की वैल्यू को, अब ये आ जाएगी, देखो के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को कंपेयर कर देना, किस, इस के की वैल्यू को कंपेयर वर्ड यूज ना करना वहां पे। अब इस के को आप ये कह देना कि ये सारा कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू ए, तो इस सारे की जगह आप ए पुट कर देना ये, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको कह देना कि दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एरिनियस इक्वेशन। तो मैंने इसको कंपैरिजन कर दिया, आप बैक जाके इसको ड्राइव की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। तो ये क्या थी, ये आपके पास रेट एक्सप्रेशन थी, किसके केस में, ये रेट एक्सप्रेशन, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो ये रेट एक्सप्रेशन आपके पास किसके केस में थी, ये आपके पास बाई मोलिकुलर रिएक्शन थी। ओके, अब इस कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन की बात करता हूं। पहली बात तो ये जो रेट कांस्टेंट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन के लिए है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। बाई मोलिकुलर रिएक्शन, और इनमें आपने सिंपल मोलिक्यूल को ही कंसीडर किया है, ये सिर्फ सिंपल मोलिक्यूल के केस में ही एप्लीकेबल होती है, और गैसियस फेज में ये एप्लीकेबल है, या सॉल्यूशन फेज में, सॉलिड फेज में ऐसा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। यस, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, और इंपॉर्टेंट बात, हाई प्रेशर पर भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। तो हाई प्रेशर पे ऐसा क्या हो जाता है कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, इंपॉर्टेंट बात है कि हाई प्रेशर के ऊपर हमें रिजल्ट अगर नहीं सही मिलता, क्योंकि जो वैल्यू आती है हाई प्रेशर के ऊपर वो कम आती है जितनी आनी चाहिए। तो कहां कमी थी, 1 मिनट बेटा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, 1 सेकंड बस।
तो कहां दिक्कत थी? दिक्कत ये थी हाई प्रेशर के ऊपर हमने क्या चीज कवर नहीं की, वो थी ओरिएंटेशन। अभी भी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, इन्होंने एनर्जी को तो कंसीडर कर लिया, बट क्या चीज कवर नहीं की? इन्होंने नहीं की ओरिएंटेशन को। अभी भी प्रॉपर ओरिएंटेशन को अभी भी इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने काउंट नहीं किया था। इसलिए यूं लग रहा था कि इसको कंसीडर किया जाना चाहिए ताकि इन लिमिटेशंस को हम दूर कर सकें। थैंक यू हर्ष भारद्वाज, थैंक यू वेरी मच बेटा। यस, अब देखिए तो हमने क्या किया, इस ओरिएंटेशन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी और स्टीरिक फैक्टर। तो अब देखिए स्टार्टिंग में आपको याद हो तो क्या किया हमने, के रेट कांस्टेंट क्या चीज थे, रेट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी था, ए अपॉन। अब देखिए यहां हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, वो कौन थी? वो थी फैक्टर पी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देख सकते हैं आप। तो एक आपके पास एक्सप्रेशन क्या हुई, k इज इक्वल टू पी ए इंटू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बेटा 1 मिनट बस, मैं पानी पी लूं, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्या किया, P को एज ए करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते ही जो एक ही पीछे आपके पास वैल्यू आई थी उसके साथ आप P लगा दीजिए, तो ये आपके पास अब नई टर्म आ चुकी है। ओके, तो अभी जो थी, जो चेंजेस करने पड़े वो मैं आपको बता चुका हूं। इस चेंजेस के बाद जो रिजल्ट थे हमारे पास वो एक्यूरेट आ चुके थे। अभी भी क्या मॉडिफाई करने के बाद भी क्या कोई लिमिटेशन रह गई थी? इंपॉर्टेंट बात देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी P आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन वो किसके इक्वल है, क्या है, क्यों है? अभी भी कहीं भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एग्जैक्ट हमें अभी भी नहीं पता कि ये क्या चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसकी अभी आपने जो देखा वो सारा का सारा किससे कैलकुलेट कर रहे हो? हर एक बार तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ही आएगी। सोच के देखिए, पहले वाला डिसिमिलर मॉलिक्यूल जब आपने किया तो भी 2 मॉलिक्यूल आपको कोलिजन ही करोगे, तो 2 तो मॉलिक्यूल चाहिएंगे ना। इसका मतलब ऑलवेज रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगी, फिर फर्स्ट ऑर्डर कैसी होगी? कैसे समझाया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर को? ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो भी पेंडिंग है। इस वाली लिमिटेशन को कि कौन सी की पी फैक्टर कहां से आएगा, ये तो भैया हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। इस गैप को कि ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, क्यों या कैसे दिया गया, इसकी बात तो हम डिटेल से पढ़ेंगे किसमें, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन अभी जो मैंने जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक बात और भी कही लिमिटेशन के तौर पे, ध्यान से सुनिए। अगर आप कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे तो आप ये तो कहोगे ना कि कोई 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, चाहे वो सिमिलर है चाहे वो डिसिमिलर है, या ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, 2 ए आपस में कोलाइड कर रहे हैं। रेट तो भैया दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे करेगा तो ऑलवेज रिएक्शन क्या होगी? ऑलवेज ही तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर को ही फॉलो करेगी ना। इसका मतलब क्या, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फिर होगी नहीं, फिर तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी आएगी नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किसने किया था? इसका मतलब कोलिजन थ्योरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को नहीं समझा पाई थी, तो इसे किसने सोल्व किया? तो कोलिजन थ्योरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए दी थी लिंडामैन ने। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? 1922 के अंदर बाद में लिंडामैन ने क्या किया, एक नई थ्योरी दी, दैट इज द कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की कैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करेगी कोलिजन थ्योरी। ये इसमें समझाया गया कि कैसे एक बाई मोलिकुलर कोलिजन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे कर सकता है। तो ये बात लिंडरमैन ने 1922 के अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए समझाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या उन्होंने कहा। कहता है मान लीजिए कि कोई 2 मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनका कोलिजन प्रोडक्ट ही बनाएगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कोलिजन होने का कोई ये मतलब नहीं हो जाएगा कि प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। हाँ, ये होता है कि कोलिजन के दौरान उसकी स्टेट ऐसी पहुंच जाती है कि वो एक हाईली एनर्जेटिक स्टेट में पहुंच जाता है कि कोलिजन के दौरान एनर्जी ट्रांसफर की वजह से किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो प्रोडक्ट बना सकता है। इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल मान लीजिए प्रोडक्ट बना सकता है, तो ये अगर एक्टिवेट हो चुका है,
ये हाईली एनर्जी का है, तो ये कोई जरूरी तो नहीं प्रोडक्टिव बनाए हो, ये भी सकता है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये डीएक्टिवेट हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है। उससे किसी इतनी देर में, जितनी देर में एक्टिवेट हुआ, प्रोडक्ट बनने से पहले ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया, वो उससे कोलाइड कर गया, कोलिजन की वजह से एनर्जी फिर से उसकी कम हो गई और वो प्रोडक्ट नहीं बना पाया। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि प्रोडक्ट अगर वो एक्टिवेट हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ये भी हो सकता है कि वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके बैकवर्ड रिएक्शन करके दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाए। इसका मतलब एक तो बात क्लियर है कि ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो और जो डीएक्टिवेशन का प्रोसेस है वो दोनों ही वहां चल रहे होते हैं और एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ये लिंडामैन ने बात बोली कि ये बात तो सही है कि ये देखिए कि प्रोडक्ट तो एक्टिवेटेड से ही बनेगा, लेकिन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, यहां 3 रिएक्शन है। देखिए, एक तो एक्टिवेशन जिसमें 2 अनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक्टिवेट हो रहे हैं, सॉरी नॉट रिएक्ट करके कोलाइड करके, उनका रेट कांस्टेंट है K1। और एक बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलाइड करके डीएक्टिवेट हो रहा है, सो दैट रिएक्शन इज द डीएक्टिवेशन, जो कि एक दूसरे जिसका रेट कांस्टेंट है K2 जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और इन दो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। वहीं तीसरी रिएक्शन और भी है कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी तो रिएक्शन चल रही है और जिसका रेट कांस्टेंट क्या है, दैट इज द K3। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट तो वही होगा ना रिएक्शन का जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनने का रेट तो यही रिएक्शन डिसाइड करेगी ना। और इसमें किसकी कंसंट्रेशन है, इसमें दैट इज द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल इन्होंने क्या कहा कि यहां सारे सेटअप के बीच में एक स्टेडी स्टेट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसका बनना, इसका वापसी डीएक्टिवेट होना और इसी से प्रोडक्ट बनना, ये सारी एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर चुका होगा। और इसी तरीके से इन्होंने इस चीज को समझाया था, कैसे कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, जिसमें प्रोडक्ट बनता हो, तो उसका रेट कांस्टेंट तो है K3, उसका रिएक्टेंट कौन है, इससे बनना है ना। सो रिएक्टेंट इज द A स्टार, A स्टार इज द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। यस, तो इसको मैंने रिएक्शन नंबर 1 मान लिया, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अब कैलकुलेट कहां से करूं, A स्टार तो बीच की कोई स्टेज है ना, और वो तो आइसोलेट नहीं कर सकते, आप कैसे निकालोगे, उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज किया। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है तो A स्टार के बनने का रेट और A स्टार के डिकम्पोज होने का रेट, मतलब वापसी डीएक्टिवेट होने का रेट बराबर हो गया ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A स्टार और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A स्टार दोनों क्या हो गए होंगे, बराबर हो गए होंगे जब इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में आ गया होगा या स्टेडी स्टेट आ गई होगी। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ की कौन सी रिएक्शन है जिसमें डिसअपीयर हो रहा है, डिसअपीयर एक तो इधर हो रहा है और एक ये बैक जा रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करें, दैट इज ये उल्टा लिखा गया बेटा, अपीयरेंस इधर कर लीजिए, डिसअपीयरेंस इधर कर लीजिए, ओके। क्योंकि अपीयरेंस में देखिए, अपीयरेंस तो ये है ना, इस रिएक्शन से अपीयर हो रहा है, सिर्फ अपीयर होने में तो रिएक्टेंट ये हुए, तो रेट कांस्टेंट तो हुआ K1, ये पड़ा A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर, ये रहा। यस, पहले अपीयरेंस समझ लीजिए, उल्टा लिखा गया है, थोड़ा सा आप इसको एक्सचेंज कर लीजिए। यस, अब देखिए अपीयरेंस की बात करूं, A स्टार के अपीयर होने की बात करूं तो K1 इज द रेट कांस्टेंट, इसका ये पड़ा, A इंटू A इज द A स्क्वायर, ये रहा, ओके। अब डिसअपीयरेंस एक तो बैकवर्ड रिएक्शन से हो रहा है, वो है K2 A इंटू A स्टार, वो तो ये रहा। यस, और एक ये रिएक्शन से भी क्या हो रहा है, वो खत्म ही तो हो रहा है ना, डिसअपीयर तो हो रहा है, तो K3 A स्टार, ये रहा K3 A स्टार, ओके। आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है, बस याद ये रखिएगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। इन दोनों में जो राइट हैंड साइड अब आपके पास है, वहां आपके पास दोनों ही टर्म में A स्टार है और A स्टार की कंसंट्रेशन चाहिए, तो A स्टार दोनों में से क्या ले लीजिए, कॉमन। ये देखिए, तो जैसे ही आपने A स्टार कॉमन लिया, क्या हुआ, K2A की कंसंट्रेशन प्लस K3। अब आपको A स्टार की कंसंट्रेशन चाहिए, तो ये वाला हिस्सा क्या कर दीजिए, इधर लेके आके डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बची, देखिए अभी आपके पास A स्टार की वैल्यू आ गई। अब आप रेट वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। रेट वाले में क्या था, K3 इंटू A स्टार की कंसंट्रेशन, ये देखिए, तो A स्टार की कंसंट्रेशन आप ये पुट कर दीजिए, K3 पहले ही पड़ा था, तो अब आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, K1 इंटू A स्क्वायर अपॉन K2A प्लस K3, ये तो पहले ही था,
ये तो सॉरी पुट कर दिया स्टार की जगह K3 पहले ही था, ये देखिए। तो ये सारी आपके पास क्या आ गई, फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। अब सोचिए इसमें तो कोई नहीं आया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इसी के आगे सोल्व किया गया। कैसे, देखिए वो कहता है कि अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी में आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक ही कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है, मतलब जो आपने रिएक्टेंट लिया बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपने ले रखे हैं, तो ज्यादा अमाउंट के अंदर ले रखे हैं, तो एक ही कंसंट्रेशन ज्यादा होते ही तो देखिए ये प्रोडक्ट आपके पास, ये वैल्यू ए जब ज्यादा है तो ये वाली टर्म आपके पास बड़ी होगी, ये देखो ये वाली टर्म आपके पास बड़ी होगी ना, और K3 आपके पास छोटा हो गया, तो आप K2 एक ही कंसंट्रेशन अगर K3 से बड़ी हो गई तो इस सारे की जगह आप K3 नेग्लेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसका मतलब K2 एक ही कंसंट्रेशन, ये वाली वैल्यू जब इससे बहुत बड़ी होगी तो ये दोनों सम किसके बराबर आएगा, K2 A के बराबर ही तो आ जाएगा ना। आप ये देखिए ये वैल्यू पुट कीजिए, K2 A के बराबर पुट कर दीजिए, देखिए तो ये हो गया। अब ऊपर स्केयर था नीचे ए था, एक ए कैंसल, ये देखिए अब आपके पास क्या आ चुका है, ये सारा रेट इज इक्वल टू दिस। ये तो तीनों कांस्टेंट ही है, K1 K2 K3, कांस्टेंट को हटा दो तो क्या बन गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, और ए की पावर 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, जब आपने रिएक्टेंट जो लिए हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर हो, मतलब एक्सेस के अंदर अगर आपने ले रखे हैं तो समझिएगा तब ये किसको फॉलो करता है, तब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब मान लीजिए ऐसा रही है आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है तो आप इस टर्म को, छोटी है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इस बार आपने क्या किया, K3 बड़ा है तो वो वाली टर्म कट गई, तब आपके पास क्या आ गया, देखिए इसमें अगर मैं ये कहूं कि नीचे वाली टर्म में K2 A नहीं है, नीचे K3 वाला बच गया सिर्फ, देखो ये वाली टर्म आपके पास आ गई, तो एक ही क्या होगी, स्केयर होगी ना, तब समझिएगा ये क्या करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है। तो यहां से क्लियर हुआ कि अगर तो कंसंट्रेशन आपने जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ले रखी है वो बहुत ही हाई है, तो समझिएगा कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, और अगर कंसंट्रेशन आपके पास लो है तो आप समझिएगा वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है, मैंने बकायदा ड्राइव करके आपको दिखा दिया।